नमस्कार सभी को। आशा करते हैं आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं में संलग्न होंगे। तो जैसा कि साथियों हमने लास्ट वीडियो में अनुसंधान के दो प्रकार मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान के विषय में जाना था, ऐसे ही इस वीडियो में हम अनुसंधान के अगले दो महत्वपूर्ण प्रकारों के विषय में जानेंगे। वह है वर्णनात्मक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी चीज का व्यवस्थित रूप से वर्णन करना, किसी घटना का, किसी स्थिति का या किसी जन समुदाय की विशेषताओं का एक सम्यक रूप से, एक व्यवस्थित रूप से वर्णन करना वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। साथ ही बात करें विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिटिक्स, तो किसी चीज को अच्छे से एनालाइज करना, किसी की विशेषताओं को, गुणों को, व्यवहार को, किसी स्थिति को अच्छे से एनालाइज करना, उसको चारों तरफ से उसके सभी आयामों की दृष्टि से देखना, समझना और वो ऐसा क्यों है, कैसे कार्य करता है और क्यों, किस लिए इसका उपयोग होता है, ऐसी चीजों, ऐसी समस्याओं का, ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है वह विश्लेषणात्मक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त होता है। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं कि अनुसंधान क्या है। तो अनुसंधान, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी बात की है कि अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो समस्या के समाधान के लिए कार्य करती है और हमारे ज्ञान वर्धन के लिए कार्य करती है। तो अनुसंधान मुख्य रूप से किसी भी प्रकार की समस्या का निदान करने के लिए जब नए सिद्धांतों का निर्माण होता है, उसके नियमों का निर्माण होता है, उससे हमारे ज्ञान का वर्धन होता है। साथ ही बात करें समस्या समाधान की, तो किसी भी समस्या में उस ज्ञान से उद्धृत नए सिद्धांतों को उपयोग करके किसी समस्या का समाधान निकालने में अनुसंधान का उपयोग होता है, उसकी सहभागिता होती है। आगे बात करें तो वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है। वर्णनात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किसी घटना, स्थिति या जनसंख्या की विशेषताओं का सटीक और व्यवस्थित विवरण कहलाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान अर्थात किसी शोधकर्ता ने किसी स्थिति को देखा, उसको जाना, समझा और सामान्य रूप से जैसा है वैसा ही यथावत रूप से उसका वर्णन किया, उसको डिस्क्राइब किया अपने हस्तलिखित मुद्रा में अर्थात रिटन फॉर्म में। और दूसरी बात करें तो वर्णनात्मक के लिए अगर हम एक उदाहरण लें तो जैसे कि जो सामान्य उदाहरण है कि आपने सामने होते हुए भी देखा हुआ हो सकता है, या हो सकता है आपने किसी वेब सीरीज में देखा हो कि जब भी कोई केस होता है तो पुलिस वहां की जाके हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन लिखती है, जैसा है वैसा ही। यह होता है वर्णनात्मक अनुसंधान। साथ ही साथ दोस्तों सिर्फ ऐसा ही लेख वर्णनात्मक अनुसंधान नहीं कहलाता। कई बार शोधकर्ता स्वयं की चिंतन शैली से भी उपयोग करके किसी चीज का वर्णन कर सकता है, वो अपने दृष्टिकोण के आधार पर ही वर्णन कर सकता है। इसके लिए दूसरा उदाहरण यदि देखें तो जनसंख्या गणना जब होती है, जनगणना जब होती है, तो आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नों के जो आप उत्तर देते हैं यथावत उन्हें लिखना व उनका वर्णन करना, अर्थात आपके परिवार के विषय में ये सारी चीजें वर्णीकृत की गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, इन्हें लिखा गया है, जैसा है वैसा ही। यह सब वर्णनात्मक अनुसंधान के ही उदाहरण है। आगे बात करें कि वर्णनात्मक अनुसंधान जो है वो एक प्रश्न का उत्तर देता है, क्या है, अर्थात वर्तमान स्थिति में वह परिस्थिति या वह वस्तु या विषय या व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज वर्तमान स्थिति में वो कैसा दिख रहा है उसका चित्रण करना। दिख रहा है अर्थात जैसा दिख रहा है उसके आकार का नहीं, बल्कि उसकी वेशभूषा, उसके हाव भाव का पूर्ण रूप से चरित्र चित्रण कर देना, उसका विषय में पूरी जो जानकारी आंखों से देखने पर साक्षात रूप में जो मिल रही है या हमारे पांचों इंद्रियों से साक्षात रूप से जो ग्रहण हो रही है, सामान्य रूप से उसे यथावत लिख देना, ना कि उसके पीछे के कारणों का ज्ञान करना। अर्थात यदि कोई अवलोकन करने आपकी कक्षा में आता है और आप एक शिक्षक हैं, तो कक्षा में जो भी स्थिति हो रही है उसका वर्णन करके वो अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लिखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्यों? क्योंकि वो एक उनका वर्णनात्मक अनुसंधान है कि कक्षा की स्थिति क्या है। ठीक है, तो इस क्या है का जो उत्तर है, क्या है प्रश्न का जो उत्तर है, वह वर्णनात्मक अनुसंधान है।
आगे बात करें तो यह डेटा आधारित होता है। इसके लिए डेटा एकत्र करना होता है, अर्थात कक्षा के अंदर जब कोई आया अवलोकन करने के लिए तो उन्होंने डेटा देखा। डेटा कैसा है, कक्षा में कितने बच्चे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कितने बच्चे आगे की ओर उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, कितने बच्चे अपने आप को झुका रहे हैं। तो ऐसे सामान्य रूप से डाटा का उदाहरण हम ले सकते हैं। उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण, ऐसा नहीं कि आपने जो देखा उसमें आपने कुछ अंदाजा लगाया कि इतने नहीं। यहाँ डेटा निर्धारित होना चाहिए। यहाँ आपके अंदाजे से वर्णन जो है उस चीज का जो डिस्क्राइब किया है आपने वह गलत हो सकता है। तो इसलिए वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का उत्तर देता है और यह डेटा आधारित होता है, क्योंकि वर्णनात्मक अनुसंधान में जो डेटा लिया जा रहा है उसी डेटा के आधार पर फिर आगे उसका विश्लेषण रूप करके और उसके निष्कर्षों का, उसके लिए उपाय, उसके लिए नीति निर्माण इत्यादि कार्य किए जाएंगे। तो इसलिए डेटा शुद्ध, व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। आगे यदि बात करें कि वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, तो साथियों वर्णनात्मक अनुसंधान वर्णनात्मक प्रकृति का होता है। अर्थात जैसा कि हमने परिभाषा में भी देखा कि वर्णनात्मक अनुसंधान किसी स्थिति या घटना का विस्तृत, सटीक और तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, अर्थात जैसा है वैसा। इसके बाद बात करें मात्रात्मक डेटा, तो अक्सर जो वर्णनात्मक अनुसंधान है वह अक्सर संख्यात्मक डेटा जैसे औसत, आवृत्ति और प्रतिशत का उपयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे कि सामान्य रूप से एक कक्षा का रिजल्ट आया कि 50 बच्चे संस्कृत में इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, 30 बच्चे औसत हैं और 10 बच्चे निम्न दर के हैं। तो ये तीनों जो स्टेज हैं, ये तीनों जो स्तर है बच्चों के, बौद्धिक स्तर, संस्कृत विषय को लेकर, इस डेटा को यथावत लिखना कि एवरेज कितने बच्चे होंगे और आवृत्ति कितनी, मतलब कितने बच्चों में बार बार देखा जा रहा है कि इस विधि का उपयोग करके इन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, या कितने % बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो ऐसा मात्रात्मक डेटा जो कि वस्तुनिष्ठ हो, सटीक हो, ऐसा डेटा वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। इसके बाद करें क्या का उत्तर, जो कि हमने पहले भी बात की कि क्या है, मतलब वो स्थिति, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो समस्या, वो परिस्थिति क्या है, साक्षात उसका वर्णन करना वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत होता है, ना कि उसके पीछे के कारणों के लिए। वह कार्य विश्लेषणात्मक में होता है, वर्णनात्मक में नहीं। वर्णनात्मक का समक्ष रूप से ये अर्थ है कि वर्णन करना, किसी चीज का जैसा है वैसा ही उसे उपस्थित करना। इसके बाद बात करें लचीला डिजाइन, अनुसंधान प्रक्रिया में लचीलापन होता है, मतलब वर्णनात्मक अनुसंधान में लचीलापन होता है, जो कि विभिन्न परिस्थितियों में अनुसंधान समायोजन संभव होता है। मतलब जैसी आपने स्थिति देखी, उसको लिखा, तो उसको भिन्न प्रकारों से उपयोग करके भी उसका सामंजस्य किया जा सकता है। अर्थात वर्णनात्मक अनुसंधान में जो भी आपके सामने वर्णन किया गया है, जो कुछ भी डिस्क्राइब किया है, तो जरूरी नहीं है उस समस्या का, उस स्थिति का समाधान एक ही रूप से किया जाए। उसको भिन्न आयामों से देखकर, भिन्न दृष्टिकोणों से उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई एक प्रमुख विधि का उपयोग करें, ऐसी कोई बाध्यता नहीं करता। आगे बात करें वर्णनात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, तो वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है, अर्थात आपके समक्ष जो भी घटना या स्थिति है उसको यथावत रूप से, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना वर्णनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। दूसरी बात करें समूह विशेषताओं को समझना, अर्थात जैसे कि जनगणना का हम लोगों ने उदाहरण लिया था, तो उसमें आयु, लिंग, आपकी आय, आपका भाषा इत्यादि के जो जनसांख्यिकीय चर हैं, अर्थात जिनको मात्रात्मक रूप से देखा जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, ऐसे चर, ऐसे वेरिएबल्स का एनालाइजेशन समूह विशेषताओं की समझ के लिए, ऐसा एनालाइज करने के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। चरों के बीच संबंध, अर्थात साक्षात रूप में एक चीज का दूसरी चीज से क्या संबंध है, इसका पता लगाना। धूम्रपान करने से फेफड़ों में कैंसर के बीच क्या संबंध है, अर्थात धूम्रपान एक चर है, एक वेरिएबल है, फेफड़े
के अंदर जो कैंसर है वो एक वेरिएबल है। इन दोनों के बीच संबंध है, इसका जो पता लगाने का कार्य है वह वर्णनात्मक अनुसंधान करता है। इसके बाद बात करें भविष्य के लिए आधार, तो इन्हीं विषयों पर ये जो संबंध है मतलब क्या है, संबंध है या नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है और क्यों है, ऐसे विश्लेषण अनुसंधान के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान एक नींव तैयार करता है। अर्थात आपके सामने एक डेटा आ गया कि जो छात्र हैं वो मोबाइल फोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर स्वाध्याय में कमी आ रही है। यह प्रश्न मतलब छात्रों का फोन का यूज करना और छात्रों का पढ़ाई ना करना, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, यह वर्णनात्मक अनुसंधान बताएगा। क्या स्थिति है, यह वर्णनात्मक अनुसंधान बताएगा। और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए बाद में इसका विश्लेषण करके विश्लेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है। अर्थात सामान्य रूप से कहें तो वर्णनात्मक अनुसंधान अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विश्लेषणात्मक अनुसंधान के लिए एक नींव तैयार करता है, एक बेसिक नॉलेज तैयार करता है, जिसके आधार पर एनालाइज किया जाता है, एनालिटिकल रिसर्च की जाती है। इसके बाद बात करें, कुछ प्रश्न है साथियों यहाँ पर। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड ये कुछ प्रश्न है जो पहले नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में आ चुके हैं। आप इन्हें देखिए, समझिए और बताइए कि इनका उत्तर क्या होगा। वर्णनात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा, वर्णनात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? घटना के कारणों की व्याख्या करना, किसी घटना, स्थिति या जनसंख्या की विशेषताओं का व्यवस्थित वर्णन करना, चरों के बीच कारण प्रभाव स्थापित करना, या भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना। प्राथमिक लक्ष्य कि वर्णनात्मक अनुसंधान सबसे पहले किस लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, बताइए। और इनके उत्तरों को आप कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्णनात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता नहीं है? यह क्या हो रहा है का उत्तर देता है, यह मात्रात्मक डेटा पर केंद्रित होता है, यह कारणों और प्रभावों का गहन विश्लेषण करता है, यह अनुसंधान डिजाइन में लचीलापन प्रदान करता है। पहले इसके पहले प्रश्न के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि पहला ऑप्शन देखिए, घटना के कारणों की व्याख्या करना। लेकिन वर्णनात्मक अनुसंधान में हमने क्या देखा कि यह क्या है का वर्णन करता है, कि जैसा है वैसा, उसके पीछे के कारण के विषय में वर्णनात्मक अनुसंधान नहीं चर्चा करता है। फिर दूसरा ऑप्शन, किसी घटना, स्थिति या जनसंख्या की विशेषताओं का व्यवस्थित वर्णन करना। हाँ, यह सही है। क्यों? किसी घटना, स्थिति अथवा जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं वो जैसी हैं वैसे ही उनका व्यवस्थित रूप में वर्णन करना वर्णनात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य है। अब प्रश्न दूसरे पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्णनात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है? यह क्या हो रहा है क्या उत्तर देता है, यह मात्रात्मक डेटा पर केंद्रित होता है, यह कारणों और प्रभावों का गहन विश्लेषण करता है, यह अनुसंधान डिजाइन में लचीलापन प्रदान करता है। तो साथियों, इनमें से ऑप्शन सी अर्थात यह कारणों प्रभावों का गहन विश्लेषण करता है, यह वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है, जबकि यह विशेषता है विश्लेषणात्मक अनुसंधान की। वर्णनात्मक अनुसंधान क्या हो रहा है का उत्तर देता है, यह मात्रात्मक डेटा पर केंद्रित होता है, यह अनुसंधान डिजाइन में लचीलापन प्रदान करता है। अब बात करें तीसरा प्रश्न, वर्णनात्मक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? ध्यान से पढ़िएगा,
वर्णनात्मक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक परिकल्पना का परीक्षण करना, बी समूह विशेषताओं को समझना, उनका विश्लेषण करना, सी नए सिद्धांतों का निर्माण करना, डी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ए, एक परिकल्पना का परीक्षण करना। या दूसरा होगा समूह विशेषताओं को समझना और उनका विश्लेषण करना, या नए सिद्धांतों का निर्माण करना, या हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। सॉरी, साथियों इसका उत्तर होगा समूह विशेषताओं को समझना और उनका विश्लेषण करना, अर्थात समूह की विशेषताओं को जाना। और सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यह विश्लेषण नहीं, यहाँ पर उसका वर्णन करना आएगा, अर्थात जो समूह की विशेषताएं हैं उन्हें जाना और उनका वर्णन किया। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद जो पीछे प्रश्न थे उनके उत्तर और उनका सही जो विश्लेषण है, उनका मतलब किस आधार पर यही उत्तर सही होगा, यह यहाँ पर सुव्यवस्थित रूप से लिखे हुए हैं। आप इसे पढ़िए और समझिए। यदि आपको ये पीपीटी चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पीपीटी कमेंट कीजिएगा, तो आपको आपकी पीपीटी मिल जाएगी। वर्णनात्मक अनुसंधान के उदाहरण। अब वर्णनात्मक अनुसंधान के जो पहले हमने उद्देश्य देखे, विशेषताएं देखी, उन्हीं के आधार पर ये कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण है युवाओं में शराब सेवन, अर्थात युवा जो हैं वो शराब का सेवन कर रहे हैं या नहीं। छात्रों की उम्र, लिंग और पीने की आदतों पर डेटा एकत्र करके एक व्यवस्थित विवरण तैयार करना, अर्थात ये एक व्यवस्थित विवरण तैयार कर रहा है। इसके लिए वर्णनात्मक अनुसंधान में कि युवा जो हैं और शराब पीने वाले युवाओं की संख्या में क्या आदतें हैं, किन आदतों के कारण वो पी रहे हैं, कितने लोगों में वो आदतें हैं, ये सारी चीजों का जो व्यवस्थित विवरण है वो वर्णनात्मक अनुसंधान करता है। इसके बाद बात करें बाजार अनुसंधान की, तो किसी उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं की क्या राय है। हमने अक्सर देखा होगा कि कहीं आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फीडबैक मांगा जाता है, तो वो फीडबैक इसी वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए ही मांगा जाता है। इसके बाद बात करें जनसंख्या जनगणना की, तो किसी देश की जनसंख्या की जनसांख्यिकी विशेषताओं, आयु, लिंग, शिक्षा का विस्तृत विवरण देना, जनसंख्या की जनगणना करना, उसका व्यवस्थित उद्धरण करना वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसके बाद साथियों हम बात करें वर्णनात्मक अनुसंधान की विधियां, तो वर्णनात्मक अनुसंधान में किसी घटना, व्यवहार और जनसांख्यिकी की विशेषताओं को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से पहली है अवलोकन, अर्थात किसी व्यक्ति या घटना का किसी वातावरण में प्राकृतिक रूप से कैसा वो व्यवहार कर रहा है या उसकी कैसी स्थिति है, वो कैसी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है, उन सभी चीजों का व्यवस्थित रूप से और यथावत वर्णन करना वर्णनात्मक अनुसंधान की एक विधि है, अवलोकन के माध्यम से। अब बात करें सर्वेक्षण, तो जनसंख्या का जैसे कि मैंने बताया था और फीडबैक का, कि ऐसे प्रश्नों का उपयोग करके साक्षात्कार के माध्यम से एक बड़े नमूने, यानी कि जनसंख्या कोई छोटी तो नहीं है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से ऊपर है, तो इन सभी लोगों की जो जानकारियां हैं उनको उनकी राय और प्राथमिकता और उनकी विशेषताओं के आधार पर सर्वेक्षण के माध्यम से उनको व्यवस्थित करना। इसके बाद बात करें केस स्टडी, तो किसी व्यक्ति, समूह या संगठन की स्थिति का गहन अध्ययन करके और विस्तृत अध्ययन करना,
अर्थात जैसा उसने बताया तो उसको विस्तृत रूप से जानना, और वो उसने जो साक्षात्कार के माध्यम से मान लीजिए कहा, या किसी केस की रिपोर्ट आपने पढ़ी, तो उसका अच्छे तरीके से हर एक आयाम के माध्यम से एक विस्तृत अध्ययन करके उसका वर्णन कर देना वर्णनात्मक अनुसंधान की एक विधि है। फिर बात करें सामग्रिक विश्लेषण की, तो लिखित, मौखिक और दृश्य संचार सामग्री का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करना, उन तीनों में रिलेटेड संबंधित जो चीजें हैं, संबंध है, किस आधार पर वो संबंध है, उसका वर्णन करना वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। इसके बाद साथियों बात करें वर्णनात्मक अनुसंधान की विधियों पर आधारित, ये आपके सामने 2 प्रश्न हैं, आप इन्हें पढ़िए और इनका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये प्रश्न आप सभी के स्व मूल्यांकन के लिए है कि आपने क्या चीजें समझी या कितनी चीजें समझने में आप सरलता महसूस कर रहे हैं, ये उसके लिए है। और दूसरी रूप से अगर मैं अपने लिए बात करूं तो ये मेरा वर्णनात्मक अनुसंधान है कि मैं आपसे आपका फीडबैक लेकर अगली वीडियो में अपने अंदर सुधार करूं और अच्छी चीजों को और अच्छे तरीके से उस चीज को प्रस्तुत कर सकूं। तो पहला प्रश्न है, वर्णनात्मक अनुसंधान की किस विधि में व्यक्तियों या घटनाओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में व्यवस्थित रूप से देखा जाता है? जैसा कि अभी हमने वीडियो में पढ़ा कि ऐसी कौन सी विधि है जो व्यक्तियों या घटनाओं को प्राकृतिक वातावरण में बिना कोई हस्तक्षेप किए उनको जैसा देखा है वैसा लिख लिया जाता है। कौन सी स्टडी है? सॉरी, स्टडी नहीं है वो। किस विधि का उपयोग करके ये कार्य हो रहा है? बिल्कुल सही उत्तर है इसका बी, अवलोकन के माध्यम से। अर्थात वो व्यक्ति वहां कैसा वातावरण कर रहा है उस सामान्य स्थिति में, इसका जो अवलोकन करके ही इसका वर्णन किया जाता है, वह वर्णनात्मक अनुसंधान है। इसके बाद बात करें प्रश्न दूसरा, वर्णनात्मक अनुसंधान की कौन सी विधि किसी व्यक्ति या समूह या संगठन की स्थिति का गहन और विस्तृत अध्ययन करने पर केंद्रित है? बताइए। गहन और विस्तृत अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? यह होता है केस स्टडी के अंदर। केस स्टडी के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का उपयोग किया जाता है जो विषय की गहनतम से गहनतम जो विचार है या जो चीजें हैं उसको निकालें और उस गहनता को विस्तृत रूप से अध्ययन करें और फिर उसको जैसा है वैसा का वैसा वर्णन कर दें। तो साथियों आगे हम अब बात करेंगे, ये था हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान। अब हम चलते हैं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पर। विश्लेषण अनुसंधान क्या है? जैसे कि वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है जैसे प्रश्न का उत्तर देता है, वैसे ही विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिटिकल रिसर्च क्यों का उत्तर देती है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। वर्णनात्मक में, डिस्क्रिप्टिव में आपने जाना कि वो क्या है, लेकिन वो ऐसा क्यों है यह विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जाना जाता है। विश्लेषणात्मक अनुसंधान आलोचनात्मक मूल्यांकन है, अर्थात उपलब्ध जो भी जानकारी है उसका गहन और आलोचनात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना। अर्थात वर्णनात्मक अनुसंधान एक आधार सामग्री के रूप में यदि ले लें हम, तो जो जनसंख्या की रिपोर्ट बनके तैयार होती है, तो उस रिपोर्ट को जानकर फिर उसको अच्छे से विश्लेषित करके क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को अच्छे से समझा जाता है, जाना जाता है, परखा जाता है। उसके माध्यम से उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उन कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार सरकार अपनी नीतियों का निर्माण करती है, तो तब होता है यह विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसके बाद बात करें कारण प्रभाव संबंध, अर्थात जो हमने पहले देखा कि वर्णनात्मक अनुसंधान जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वह संबंध के विषय में बात करती है कि इसके बीच क्या संबंध है। सामान्य रूप से ये प्रश्न होता है, लेकिन वह संबंध क्यों है ऐसा, अगर संबंध है तो क्यों है, यह विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत पता चलता है। अर्थात उस संबंध का कारण और प्रभाव कि किस कारण से यह संबंध बना और उसका क्या प्रभाव पड़ा, यह विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है।
इसके बाद बात करें विश्लेषणात्मक अनुसंधान की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है गहन विश्लेषण, अर्थात डेटा की सतह से परे जाकर गहराई से जांच पड़ताल करना। अर्थात जो डेटा आपको मिला है, जैसे सामान्य रूप से हमने क्या किया, जनसंख्या की जो रिपोर्ट है उसको लिया, तो उसमें सामान्य रूप से लिखा है कि इस घर में इतनी लेडीज हैं, इतने जेंट्स हैं, इतने बच्चे हैं, इस आयु वर्ग के बच्चे हैं, ये चीजें। लेकिन जब विश्लेषणात्मक अनुसंधान होता है तो गहन विश्लेषण होता है कि इतनी लेडीजें हैं, किस एज की लेडीजें हैं, उनकी रुचि क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, इत्यादि इत्यादि। सिर्फ लेडीज नहीं, जेंट्स की भी, बच्चों की भी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे मार्केट के हिसाब से देखें तो जो मार्केट है, जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कंपनियां, वो ये फीडबैक लेके अपनी चीज, अपने उत्पादन में, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें चेंजेस करती हैं, आवश्यकता के अनुसार नए प्रोडक्ट्स का निर्माण करती हैं। यह गहन विश्लेषण के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद बात करें कारण प्रभाव संबंध, अर्थात घटनाओं के मूल कारण कि किस वजह से ये घटना हो रही है और उनके परिणामों की व्यवस्थित जांच करना। क्या ये जो कारण है, क्या इस कारण से ये प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसका जो संबंध है वह विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अब बात करें आलोचनात्मक मूल्यांकन की, तो मौजूदा जानकारी और स्रोतों का आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परीक्षण, अर्थात जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है और किस माध्यम से प्राप्त हुई है, क्या वह माध्यम प्रामाणिक है या नहीं है। यदि प्रामाणिक है तो किस स्थिति में इसका उपयोग किया गया, इस बात का किस माध्यम से प्रयोग किया गया। जैसे कि फीडबैक्स जो होते हैं वो आपकी पर्सनल आईडीज पे आते हैं, आप फीडबैक्स देते हैं तो सामान्य रूप से कि आपने स्वयं ही वो फीडबैक भरा होगा, उस फीडबैक का पूरा उपयोग करके जो कंपनीज हैं या जो एप्स हैं वो अच्छे से उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। उसको प्राप्त करने के बाद उसका क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा कर सकते हैं। यह क्रिटिकल जो इवैल्यूएशन होता है वह एनालिटिकल रिसर्च के अंतर्गत होता है। जैसे कि अगर इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण आप ले सकते हैं, जोमेटो। जोमेटो में जब भी आपको फूड डिलीवर होता है उसके बाद रेटिंग्स आती हैं, ऐप के लिए अलग रेटिंग्स आती हैं, डिलीवरी पर्सन के लिए अलग रेटिंग्स आती हैं और जो खाना है उसके लिए अलग रेटिंग्स आती हैं। यदि आप रेटिंग्स कम करते हैं तो उसके अंदर भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिए वो एक ऑप्शन देते हैं कि आखिर आपको खाने में क्या चीज पसंद नहीं आई। या डिलीवरी पर्सन के लिए यदि आप कम रेटिंग करते हैं तो वहां पर भी पता डिस्क्राइब करने के लिए ऑप्शन आता है कि आपको उसमें व्यक्ति में क्या चीजें पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसको क्रिटिकली वो अलग अलग एनालाइज करेंगे कि इस रूप से इसका जो प्रभाव है वो पड़ रहा है, तो इसको हम कैसे सही करें, कैसे गलत करें, ये सब उनकी आधारभूत श्रेणियां हैं। इसके बाद बात करें परिकल्पना परीक्षण, तो अर्थात हमने अपने शोध में जो भी सोचा कि ये संबंध हो भी सकता है या संबंध नहीं भी हो सकता है। अर्थात जो कि हमने पहले एक उदाहरण लिया था कि शराब का सेवन करने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, छात्रों में और हम एक उदाहरण लेते हैं कि धूम्रपान और फेफड़ों के जो कैंसर है उसके बीच में संबंध, तो संबंध है या नहीं है। किसी भी रिसर्च करने से पहले हमारी एक परिकल्पना होती है, हमारी एक हाइपोथेसिस होती है कि इसका संबंध हो भी सकता है और नल हाइपोथेसिस होता है कि नहीं हो सकता है। तो ये उन परिकल्पनाओं का तार्किक रूप से परीक्षण करता है, उनका प्रायोगिक रूप से परीक्षण करता है कि यह होता है या नहीं होता। अर्थात शोध का, आपके किसी भी रिसर्च का जो मुख्य भाग होता है वह विश्लेषणात्मक अनुसंधान होता है। अर्थात विश्लेषणात्मक, जब आप एनालाइज कर रहे होते हो चीजों को, तो जब आप उसको अच्छे से उसके कारण प्रभाव को समझने के लिए उसको क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं, तब आपकी हाइपोथेसिस का पता चलता है कि आपकी परिकल्पना सही है या गलत है। तो उस चीज का जो परीक्षण है वह विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। साथियों, इसके बाद बात करें विश्लेषणात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों की, तो पहला उद्देश्य है अंतर्निहित कारण, अर्थात जो चीज आपके सामने है वह ऐसी क्यों है। अर्थात
आज के समय में रोजगार की कमी हो रही है, ठीक है। तो उस रोजगार की कमी हो रही है, ये तो हमें प्रत्यक्ष रूप से वर्णन मिल गया है, लेकिन क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, यह विश्लेषणात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करें सिद्धांत परीक्षण, तो कोई भी नया सिद्धांत किसी परिस्थिति पर लागू होगा या नहीं होगा, किसी अन्य खोज के लिए वो आधार सामग्री के रूप में उपयोगी होगा या नहीं होगा, उसके ढांचे में क्या कमियां हैं या क्या ऐसे सुधार किए जा सकते हैं जिससे ये इस प्रकार के प्रयोग में भी उपयोगी हो, यह सिद्धांत परीक्षण, उस मूल सिद्धांत के परीक्षण के लिए विश्लेषणात्मक अनुसंधान भी किया जाता है। इसके बाद बात करें भविष्यवाणी, तो डेटा के आधार पर भविष्य की घटनाओं या प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना, अर्थात आपके सामने जो डेटा आया उस डेटा को समझने के बाद आपने अनुमान लगाया कि अगले कुछ वर्षों में ऐसा हो सकता है। अर्थात जैसे कि ओजोन लेयर की जो स्थिति है या हमारे जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है, उसका जो डेटा एकत्रित होता है, तो उसके अनुसार ही पहले ही सावधानियां बता दी जाती हैं कि हमें ये सावधानियां बरतनी होंगी, वरना अगले कुछ इतने वर्षों में जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएगा और पृथ्वी की जो स्थिति है वो ग्रस्त हो जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी या खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति मतलब भविष्यवाणी की एक संभावना, एक अनुमान जो लगाते हैं वो विश्लेषणात्मक अनुसंधान के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद बात करें समाधान या सिफारिश, अर्थात समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के लिए ठोस सिफारिश प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत उसके सभी आयामों की जो प्रामाणिकता है, वैधता है, विश्वसनीयता है, उसको समझा जाता है, उसको जाना जाता है। तो यदि वो जो डेटा हमें मिला है वह व्यवस्थित है और हमें उसका पूर्ण रूप से वो विश्वसनीय डेटा है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, वह प्रामाणिक डेटा है, तो उसके आधार पर यदि कोई समस्या है तो उस समस्या के व्यवहारिक समाधान के लिए यह ठोस सिफारिश अर्थात प्रेशर के साथ ये प्रेशर देता है कि इस समस्या का समाधान इस प्रकार से निकाला जा सकता है, इस चीज का उपयोग करके निकाला जा सकता है, यह विश्लेषणात्मक अनुसंधान है। तो सरल रूप से यदि देखें साथियों, तो विश्लेषणात्मक अनुसंधान जो है वो किसी भी घटना विषय वस्तु के अंतर्निहित कारणों को जानता है, उसके सिद्धांत का परीक्षण करता है कि किस आधार पर हुआ, और उसके आधार पर वह भविष्यवाणी करता है कि कुछ समय बाद इसमें ये परिवर्तन होने संभव है, या ये सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं या नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, और यह समस्या के समाधान के लिए कार्य करता है। साथियों, इसके बाद हम कुछ उदाहरण देखते हैं विश्लेषणात्मक अनुसंधान के। विश्लेषणात्मक अनुसंधान का ही एक उदाहरण है आर्थिक नीति विश्लेषण, अर्थात सरकारी कर नीति। यदि कोई नई सरकार अपनी एक नीति निकालती है, कोई टैक्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी निकलती है, तो उसका इकोनॉमी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा या रोजगार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसका आकलन जो है वो है विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत होता है। इसके बाद बात करें दवा प्रभाविकता का अध्ययन, तो कोई नई दवाई बनी, किसी रोग के आने पर कोई नई दवाई, कोई नया रोग बना तो नई दवाई बनी, जैसे कि हम पिछले कई सारे वीडियोस में ये उदाहरण लेते हुए चल रहे हैं कोरोना का। तो कोरोना की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के समय में हम सभी ने उसको अपने व्यवहारिक रूप में उसको महसूस किया है, जाना है, समझा है। तो उसका कैसा उस रोग के लिए जो वैक्सीन बनी, तो उस पर जो परीक्षण हुए उसके माध्यम से उसकी प्रभाविकता और साइड इफेक्ट्स दोनों को गहराई से जो जांचा गया वह विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ही किया गया। इसके बाद बात करें ऐतिहासिक घटना का कारण, अर्थात किसी प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध के मूल कारणों, प्रमुख घटनाओं और उसके दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण करना। कोई भी ऐसी ऐतिहासिक युद्ध हुआ है, घटना हुई है, तो उसके पीछे के कारणों को जानना कि किस कारण के आधार पर यह युद्ध शुरू हुआ, किस विचारधारा के आधार पर यह युद्ध शुरू हुआ, इसको जानना। इसके बाद साथियों, फिर से आप सभी के सामने ये बहुविकल्पीय प्रश्न उपस्थित है। पहला प्रश्न है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? विश्लेषणात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य कि सबसे पहले इस लक्ष्य की प्राप्ति विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत की जानी चाहिए या की जाए।
या की जाती है। पहला है किसी घटना के क्या हो रहा है का व्यवस्थित वर्णन करना, अर्थात कि घटना क्या है उसका वर्णन करना, या किसी समस्या या घटना के क्यों और कैसे का पता लगाना कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिर है भविष्य की घटनाओं का केवल अनुमान लगाना कि भविष्य में इसका इस प्रकार से उपयोग हो सकता है। फिर है मौजूदा जानकारी को एकत्र करना और प्रस्तुत करना। तो बताइए साथियों, विश्लेषणात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा? तो विश्लेषणात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा साथियों? पहला जो इन्होंने ऑप्शन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, पहले ऑप्शन के अंतर्गत आया है क्या, तो क्या प्रश्न का उत्तर कौन देता है? वर्णनात्मक अनुसंधान। क्या प्रश्न का उत्तर देता है? वर्णनात्मक अनुसंधान। और विश्लेषणात्मक अनुसंधान किन प्रश्नों का उत्तर देता है? क्यों और कैसे। तो साथियों इसका सही उत्तर है बी, किसी समस्या या घटना के क्यों और कैसे का पता लगाना। इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी विश्लेषणात्मक अनुसंधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? परिकल्पना परीक्षण, आलोचनात्मक मूल्यांकन, केवल क्या का वर्णन करना, कारण प्रभाव संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? इसमें इसका सही उत्तर होगा सी, अर्थात केवल क्या का वर्णन करना। यह कार्य किसका है? वर्णनात्मक अनुसंधान का। और विश्लेषणात्मक अनुसंधान का कार्य क्या है? क्यों और कैसे का पता लगाना। तो इसलिए इनकी विशेषताओं में विश्लेषणात्मक अनुसंधान की विशेषता परिकल्पना परीक्षण हाँ है, आलोचनात्मक मूल्यांकन हाँ है, कारण प्रभाव संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना हाँ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्लेषणात्मक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल डाटा एकत्र करना, मौजूदा डेटा का गहन विश्लेषण करके नए सिद्धांत बनाना, या परीक्षण करना, बिना किसी विश्लेषण के तथ्यों को रिकॉर्ड करना, किसी घटना की सतह स्तरीय विशेषताओं का वर्णन करना। बताइए। आइए देखते हैं कि विश्लेषणात्मक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य केवल डाटा एकत्र करना नहीं, यह किसका है? वर्णनात्मक अनुसंधान का। मौजूद डेटा का गहन विश्लेषण करके नए सिद्धांत बनाना या परीक्षण करना, क्या ये विश्लेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? हाँ, कि आपके सामने जो भी लक्ष्य या मौजूदा जो जानकारी है उसको गहराई से जानकर समझकर नए परीक्षण बनाने में सहायता प्रदान करना, और उन सिद्धांतों का जो सिद्धांत बने हुए हैं उनका परीक्षण करना कि वो सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं, यह विश्लेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्लेषणात्मक अनुसंधान में कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने का क्या अर्थ है? केवल घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम बताना, यह पहचानना कि एक घटना दूसरी घटना का परिणाम क्यों है, घटनाओं के बीच किसी भी संबंध से इनकार करना, घटनाओं को केवल वर्गीकृत करना। बताइए क्या है इस प्रश्न का उत्तर? आइए देखते हैं। कारण प्रभाव संबंध अर्थात किसी एक चीज का, किसी एक वस्तु या घटना का प्रभाव दूसरी किसी वस्तु या घटना पर पड़ना विश्लेषणात्मक अनुसंधान का कार्य है। अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यह पहचानना कि एक घटना दूसरी घटना का परिणाम क्यों है, यह प्रश्न का जो उत्तर है वह विश्लेषणात्मक अनुसंधान के द्वारा कारण प्रभाव संबंध के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक शोधकर्ता किसी नई सरकारी कर नीति की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर रहा है तो वह किस प्रकार के अनुसंधान का उपयोग कर रहा है? अभी हमने उदाहरण में देखा था कि जब कोई भी नई सरकार कर नीति अर्थात
टैक्स पॉलिसी, कोई भी टैक्स पॉलिसी लेकर आती है तो उसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम किस अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं, विश्लेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। यहाँ पर आप सभी के समक्ष वो सारे जो भी प्रश्न है उनके उत्तरों का विश्लेषित रूप कि आखिर यही उत्तर क्यों है वह लिखा हुआ है। तो आप इसे पढ़िए, समझिए, जानिए। और यदि आपको ये पीपीटी चाहिए तो प्लीज कमेंट में पीपीटी जरूर लिखें, इससे आपको ये पीपीटी आपके पास मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं विश्लेषणात्मक अनुसंधान की प्रमुख विधियां क्या हैं। तो साथियों, ऐतिहासिक अनुसंधान। विश्लेषणात्मक अनुसंधान करने के लिए भूतकाल की किसी घटनाओं और तथ्यों का व्यवस्थित संग्रह और मूल्यांकन, वर्तमान को समझने और भविष्य का अनुमान लगाने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है। अर्थात भूतकाल में कोई परिस्थिति थी या कोई ऐसी घटना घटित हुई, उसके फैक्ट्स को एकत्रित करना और उसका मूल्यांकन, उसका इवैल्यूएशन करके वर्तमान की स्थिति में वह कैसे कार्य कर रहा है या उस चीज का क्या प्रभाव पड़ा है, इसका एनालाइज करना, यह विश्लेषणात्मक अनुसंधान की एक विधि, ऐतिहासिक विधि के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करें तुलनात्मक अनुसंधान। तो दो या दो से अधिक समूहों, परिस्थितियों या चर के बीच समानता और अंतर का अध्ययन करना ताकि संबंधों और पैटर्न को उजागर किया जा सके। जैसे कि हमने बात किया था कि छात्रों का मोबाइल यूज करना और छात्रों के स्वाध्याय में कमी, इन दोनों विषयों के बीच क्या समानता है या क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं या एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इन दोनों की तुलना करके यह विश्लेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है। उसके बाद बात करें सहसंबंधी अनुसंधान, अर्थात दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच प्राकृतिक उनके गुणों के आधार पर क्या संबंध है या किस सीमा के अंतर्गत वो वैसा व्यवहार, एक समान जैसा व्यवहार करेंगे, एक संबंध उनके बीच में एक संबंध होगा। इसका जो उत्तर है विश्लेषणात्मक अनुसंधान में, वह सहसंबंधी अनुसंधान के द्वारा आता है। अर्थात उसमें कोई भी हेर फेर ना किया जाए, जो शोध करता है वो उसमें कुछ परिवर्तन ना करे, उसकी परिस्थिति में परिवर्तन ना करे, लेकिन उन दोनों के बीच क्या संबंध है यह एक सामान्य रूप से अवलोकित करके जानना और उसके हर एक हाव भाव को विश्लेषित करना, उसको समझना, उसकी परिस्थिति को समझना और परिस्थिति के आधार पर वह वैसा व्यवहार कर रहा है, इसके बीच का संबंध निकालना तुलनात्मक रूप से, और उन दोनों के बीच में क्या गुणों और गुण और धर्म के आधार पर क्या सहसंबंध है, इसका जो उपयोग करना है वह विश्लेषणात्मक अनुसंधान में सहसंबंधी अनुसंधान के द्वारा होता है। इसके बाद बात करें कारण तुलनात्मक अनुसंधान, अर्थात मौजूद स्थिति या परिणाम के संभावित कारणों को पहचान करना जहां चरों को नियंत्रित या हेरफेर नहीं किया जाता। सामान्य रूप से यदि देखें तो तुलनात्मक अनुसंधान, सहसंबंधी अनुसंधान और कारण तुलनात्मक अनुसंधान, इन तीनों में ही शोधकर्ता स्वयं से कोई हस्तक्षेप नहीं करता। सामान्य रूप से तुलनात्मक अनुसंधान में दोनों के बीच तुलना की जाती है, सहसंबंधी अनुसंधान में दोनों के बीच संबंध देखा जाता है, और कारण तुलनात्मक अनुसंधान में कि उस संबंध में या उन दोनों के भिन्न होने पर, उन दोनों के अंतर के बीच में क्या कारण है, अर्थात किस कारण की वजह से ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं या किस कारण की वजह से ये दोनों समान हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विश्लेषणात्मक अनुसंधान में इन तीनों अनुसंधान की भिन्न भिन्न प्रकृतियों, भिन्न भिन्न उद्देश्यों, भिन्न भिन्न तकनीकियों और विधियों के आधार पर उत्तर मिलता है। आगे बात करें इनकी विधियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं आपके समक्ष। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान में किसी प्रयोग को दोहराना, भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करना, केवल संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करना, किसी समस्या का त्वरित समाधान करना। बताइए। जैसे कि इसके प्रश्न से ही पता चल रहा है, ऐतिहासिक अनुसंधान अर्थात यह इतिहास से संबंधित है
और उत्तर में क्या है कि भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करना, पूर्ण रूप से उसको हर एक आयाम से, हर एक दृष्टि से देखना समझना ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न दूसरा, तुलनात्मक अनुसंधान विधि किसके अध्ययन पर केंद्रित होती है? तुलनात्मक अनुसंधान विधि किसके अध्ययन पर केंद्रित होती है? एक ही समूह के भावात्मक बदलाव, दो या अधिक समूह स्थितियों के बीच समानता और अंतर, केवल कारण और परिणाम, केवल ऐतिहासिक घटनाएं। बताइए। तुलनात्मक अनुसंधान। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि तुलनात्मक अनुसंधान में दो चीजों की, दो समूहों की स्थितियों के बीच के अंतर और समानता के बीच तुलना की जाती है कि ये दोनों चीजें समान हैं तो क्यों समान है, ये दोनों इन दोनों में अंतर है या नहीं है। तुलना के आधार पर इन दोनों के बीच का जो समानता निकाली जाती है और अंतर निकाला जाता है दो समूहों और स्थितियों के बीच में, वह तुलनात्मक अनुसंधान विधि कहलाती है। अर्थात इसका जो आंसर है वह बी आंसर, इसका आंसर सही है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न तीसरा, सहसंबंधी अनुसंधान विधि का सही कथन कौन सा है? सहसंबंधी अनुसंधान विधि का सही कथन कौन सा है? यह चरों के बीच संबंध की जांच करती है बिना उन्हें बदले, यह केवल अतीत की घटनाएं देखती है, यह दो समूहों की तुलना नहीं करती, यह किसी भी डेटा का उपयोग नहीं करती। बताइए साथियों। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, सहज संबंधी अनुसंधान, अर्थात यह चरों के बीच संबंध की जांच करती है बिना उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए, बिना उन्हें बदले। तो आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, कारण तुलनात्मक अनुसंधान विधि का उपयोग कब किया जाता है? कारण तुलनात्मक अनुसंधान विधि का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन है, जब चरों को नियंत्रित या हेरफेर करना संभव ना हो, जब केवल सर्वे करना हो, जब केवल चित्रों का विश्लेषण करना हो, या जब कोई तुलना आवश्यक ना हो। बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात यह चरों को नियंत्रित या हेरफेर करना संभव ना हो। चरों के बीच में यदि हेरफेर हो जाएगा तो उसके उस प्रभाव के जो कारण है उसका पता लगाना संभव नहीं है। क्यों? यदि आप चरों में हेरफेर करेंगे तो वह कैसा व्यवहार करेगी वो परिवर्तित हो जाएगा, और हमें किसी चीज के कारण का पता लगाना है तो उसके लिए हमें उसकी परिस्थिति में हेरफेर नहीं करना चाहिए। इसके बाद उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है कि किसी भी चीज की, अर्थात जो दो व्यक्ति हैं, दो मनुष्य हैं, उन्हें अगर गर्मी में रखा जाए, किसी बंद कमरे में रखा, मतलब बंद कमरे में वो बैठे हैं, आप उसको देख रहे हो कि वो हवा कर रहा है, वो परेशान हो रहा है, उसको प्यास लग रही है, तो इन सारे व्यवहारों का कारण क्या है? वो गर्मी। लेकिन वहीं अगर हस्तक्षेप करके अगर हम एसी चालू कर दें तो क्या गर्मी के क्या लाभ, मतलब गर्मी का क्या प्रभाव होता है, गर्मी के क्या लक्षण होते हैं, क्या इसका हम पता लगा सकते हैं? नहीं, हम इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां जो वेरिएबल था हमारा, जो गर्माहट थी कमरे की, हमने उसको एसी के वातानुकूलित से परिवर्तित कर दिया। तो वो स्थिति परिवर्तित होते ही हम उसके कारण की जो मुख्य कारण है उसका पता लगा ही नहीं सकते। आखिर उस कमरे में जाने के बाद व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा यदि आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे। अगला प्रश्न देखें, तो इन विधियों का व्यवहारिक उपयोग किस स्थिति में सबसे उपयुक्त है? एक नई घटना के कारणों और पैटर्न को समझने में, केवल कहानी लिखने में, केवल गणितीय सूत्र हल करने में, केवल चित्र बनाने में। अर्थात ऊपर आपने ये जो जितनी भी
जैसे ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, तुलनात्मक अनुसंधान विधि, सहसंबंधी अनुसंधान विधि, कारण तुलनात्मक अनुसंधान विधि। इन सभी विधियों का जो व्यवहारिक उपयोग है वह किस स्थिति में सबसे उपयुक्त है? एक नई घटना के कारणों और पैटर्न को समझने में, केवल कहानी लिखने में, केवल गणितीय सूत्र हल करने में, केवल चित्र बनाने में? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, एक नई घटना के कारणों और पैटर्न को समझने में। अर्थात जब किसी भी विधि, किसी घटना को, किसी के परिस्थिति के हर एक संदर्भ को देखकर उसको एनालाइज किया जाता है, उसको विश्लेषित किया जाता है, किसी घटना के कारणों और पैटर्न को समझने में इस विश्लेषणात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। तो इसकी विधियां भी स्वाभाविक रूप से कारण, पैटर्न इत्यादि को समझने में ही अपना योगदान देंगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर साथियों आपके लिए जो ये प्रश्न हमने ऊपर किए थे उसका विवरण है कि उसका उत्तर क्या है और उसका विवरण क्या है। जैसे कि पहला प्रश्न था, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करना। दूसरा प्रश्न था, तुलनात्मक अनुसंधान विधि किसके अध्ययन पर केंद्रित है? दो या दो से अधिक समूहों, स्थितियों के बीच समानता और अंतर पता करने के लिए। सहसंबंधी अनुसंधान विधि का सही कथन कौन सा है? यह चरों के बीच संबंध की जांच करती है बिना उन्हें बदले। कारण तुलनात्मक अनुसंधान विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब चरों को नियंत्रित या हेरफेर करना संभव हो। और ऐसे ही आखिरी प्रश्न है, इन विधियों का व्यवहारिक उपयोग किस स्थिति में सबसे उपयुक्त है? नई घटना के कारणों और पैटर्न को समझने के लिए। अब हम चलते हैं निष्कर्षात्मक रूप में। तो वर्णनात्मक बनाम विश्लेषणात्मक अनुसंधान अर्थात डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। मुख्य रूप से यदि इनके बीच का अंतर देखा जाए तो जो वर्णनात्मक अनुसंधान है वह क्या है का उत्तर देती है, और वहीं जो विश्लेषणात्मक अनुसंधान है वो कैसे है का उत्तर देती है। जो वर्णनात्मक अनुसंधान है वह क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक डेटा का यूज करती है, और विश्लेषणात्मक जो अनुसंधान है वह परिकल्पनाओं का परीक्षण करती है। और वहीं वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव में उसकी हाइपोथेसिस का टेस्ट नहीं होता, वहां सिर्फ डेटा लिया जाता है, उसको व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, और एनालिटिकल में उस डेटा का क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। जो वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, वो बहुत लचीली है, वहीं विश्लेषणात्मक अनुसंधान एनालिटिकल जो रिसर्च है वो प्रेडिक्शन करती है कि ये ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होना संभव है, जबकि वर्णनात्मक उसको सामान्य रूप से रखती है। वो दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर मुख्य अंतर की बात की जाए तो वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है पर केंद्रित है, यह डेटा का वर्णन करता है, जबकि विश्लेषणात्मक अनुसंधान क्यों है पर केंद्रित है और यह डेटा का विश्लेषण एवं व्याख्या करता है। तो जैसा कि हमने पिछले दो प्रकार में देखा कि मात्रात्मक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि वर्णनात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो ज्ञान का विस्तार करता है अर्थात डेटा एकत्र करता है, और विश्लेषणात्मक अनुसंधान एनालिटिकल रिसर्च उसी डेटा को एनालाइज करता है और समस्याओं का समाधान करता है, और ऐसे ये एक दूसरे पर निर्भर है। तो साथियों, ये था आज हमारा वर्णनात्मक विश्लेषण अनुसंधान अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च। तो इस पीपीटी को यदि आप चाहते हैं कि ये पीपीटी आपको चाहिए, आपके लिए यूजफुल है, तो कृपया कमेंट में पीपीटी लिखें, ये पीपीटी आपके पास जरूर पहुंचेगी। साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो को अपना योगदान देने के लिए, अपना समय देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।